चलो शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिए सुबह में हम लोग यही चैप्टर पढ़े थे ना, मार्केट। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन 1 में, इन इकोनॉमिक्स द टर्म मार्केट रेफर्स टू। मार्केट किस चीज को रेफर करता है? क्या मार्केट कोई पर्टिकुलर प्लेस है या कोई कमोडिटी, बायर और सेलर, बार्गेनिंग फॉर अ प्राइस? तो ऑप्शन ए में बोलता है कि ओनली वन, ओनली टू, 2 या 3, या डी में सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? डी। क्यों? क्योंकि देखिए अब आज के डेट में ये कहना कि मार्केट एक प्लेस है, ये नहीं सकते, क्योंकि मार्केट एक मैकेनिज्म है, मार्केट एक सिस्टम है ना। मार्केट क्या बन चुका है? मार्केट एक सिस्टम बन चुका है, मैकेनिज्म बन चुका है। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सिस्टम है ना जी, मैकेनिज्म है। तो अब बिना कमोडिटी के मार्केट हो नहीं सकता, बायर और सेलर के बिना मार्केट हो नहीं सकता, तो बार्गेनिंग फॉर अ प्राइस का भी होना जरूरी है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब आप सोच रहे होंगे सर मार्केट तो एक प्लेस भी है। हाँ वो एक जमाना था कि मार्केट को हम प्लेस डिफाइन करते थे, लेकिन जब से इंटरनेट आ गया, ऑनलाइन शॉपिंग आ गई, फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी शॉपिंग आ गई, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट को प्लेस बोलना अब उचित नहीं है। तो मार्केट क्या बन चुका है? मैकेनिज्म, सिस्टम। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चले। आइए क्वेश्चन 2 पर आते हैं। हाँ हंस तो रहा है ज्यादा। क्वेश्चन 2 पर आइए। क्वेश्चन 2 में कह रहा है प्राइस डिपेंड्स ऑन। किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी गुड्स का प्राइस किस चीज पर डिपेंड करता है? यूटिलिटी और स्कार्सिटी पे, ऑप्शन बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, ट्रांसफरेबिलिटी पे, या ऑल ऑफ द अबव। कैसे? ठीक है मानते हैं कि कॉस्ट पर प्राइस डिपेंड करता है 1 मिनट के लिए। अगर डिस्टेंस ज्यादा हो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यूटिलिटी पे नहीं डिपेंड करता है। वैसा कमोडिटी जो बहुत नेसेसिटी प्रोडक्ट होता है उसकी प्राइस चेंज नहीं करता है। दवाई ले लो, लाइफ सेविंग ड्रग्स ले लो, तो ये मत कहो कि सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। हाँ प्राइस सर यूटिलिटी पर भी डिपेंड करता है कि वो गुड्स कितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है। स्कार्सिटी में देखते हो कीमत बढ़ जाती है, अफवाह फैल जाता है नमक की स्कार्सिटी हो गई है, कीमत बढ़ता है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे बोलो, फिर ट्रांसफरेबिलिटी पे, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 देखिएगा, विजिबल है? क्या बोल रहा है जरा रीड कीजिएगा। बेसिक बिहेवियरल प्रिंसिपल विच अप्लाई टू ऑल मार्केट कंडीशन। देखिए क्वेश्चन में इसने आपको कहा बेसिक बिहेवियर और मार्केट का एक बेसिक। तो कोई भी बिजनेस में तुम कब सस्टेन कर पाओगे? तो ऑप्शन ए में कह रहा है बेसिक बिहेवियर में, पहला कि अ फर्म शुड प्रोड्यूस ओनली जब टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हो। बात तो सही है भैया मेरे, जब तक हमको वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं होगा हम धंधा चलाएंगे क्या? बिजनेस चलाएंगे क्या? नहीं चलाएंगे ना, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी में कहता है कि जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, और कहता है कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट कर देगा फ्रॉम बिलो, मतलब मार्जिनल कॉस्ट अपने लोएस्ट पॉइंट से कट करके चला जाएगा। ऑप्शन डी में कहता है ऑल ऑफ द अबव। तो आप बताइए तो किसी भी फर्म को चलाने के लिए बेसिक बिहेवियर क्या होना चाहिए? पहले ये बताइए ध्यान आपका क्लास में है या कहीं और है? अच्छा अच्छा ठीक है, तो बोल दिए ना। ठीक है जिनको आना है वो आए, बट शांत। चले हम लोग सुनिए,
अब देखिए बेसिक बिहेवियर समझिएगा, फर्म कब चलेगा, जब हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होगा, हम जरूर प्रोडक्शन करेंगे। ये ऑप्शन एकदम सही है। इक्विलिब्रियम में हम आपको पढ़ाए थे, जब भी कोई फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो और मार्जिनल कॉस्ट राइज कर रहा हो, तो मार्जिनल कॉस्ट कब राइज करता है, जब वो अपने लोएस्ट पॉइंट से कट कर देता है। पक्का? तो ऑप्शन सी भी सही हो गया। तो उस हिसाब से राइट आंसर क्या हुआ हमारा, ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि ये तीनों बेसिक कंडीशन में आता है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन को बता रहा है। बोलिए, बता रहा है ना इक्विलिब्रियम पोजीशन को? हाँ, ए लड़का, तुम्हारा क्लास में ध्यान नहीं है तुम्हारा। आगे चले क्वेश्चन 4 पे। चलो क्वेश्चन 4 तुम पढ़ो। टोटल रेवेन्यू कैसे हम निकालेंगे? एआर को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर कर, ऑप्शन ए, या टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर कर, या एवरेज रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर कर, या चेंज इन टीआर बाय चेंज इन क्वांटिटी। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। बिल्कुल सही। सर हमें अगर टोटल रेवेन्यू जानना है तो हमें क्या करना चाहिए? सिंपल, हमको प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। किसको? क्वांटिटी को। क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू। बोलिए, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 5 पे चले। कहता है क्वेश्चन 5 पे, जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा, टोटल रेवेन्यू उस समय क्या होगा? याद कीजिए जल्दी से, हम क्या पढ़ाए थे? जब मार्जिनल रेवेन्यू एमआर जब टच कर देता है एक्स एक्सिस को, देखिए ये डायग्राम शायद आपको याद होगा, ये हो गया मेरा टोटल रेवेन्यू और ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। जब टीआर अपने मैक्सिमम पर होता है तो एमआर एक्स एक्सिस को क्या करता है? टच कर देता है। तो जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 है तो उस समय क्या होगा? सोच के बताइए। टोटल रेवेन्यू अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। याद है? या हम डायग्राम से बताएं? याद है ना? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 6 पे क्या बोलता है? व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज स्मॉलर देन 0, 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है। मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव है तो टीआर का बिहेवियर क्या होगा? टोटल रेवेन्यू कैसे बिहेव करेगा? फॉल करेगा। बिल्कुल सही। टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा होगा? फॉल कर रहा होगा, है ना? चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 7, change in total revenue that result from 1 unit of change in sales। मतलब जैसे हम एक यूनिट, जैसे देखिए कहना क्या चाह रहा है, मान लीजिए मैंने 1 यूनिट बेचा तो हमारे दुकान पर गल्ले में पैसा आया 100 रुपए। जैसे दुकानदार ने 2 यूनिट बेचा, उसके गल्ले में पैसा आया 150 रुपए। तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा बेचने से कितना एक्स्ट्रा पैसा आया? क्या आया? 50 रुपीज एक्स्ट्रा आया। यही 50 रुपीज जो एक्स्ट्रा आया ये क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू है। तुम्हारा मन नहीं लग रहा ना क्लास में? तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या पढ़े थे? एडिशनल रेवेन्यू, एक्स्ट्रा रेवेन्यू, है ना? जो एक्स्ट्रा सेल करने से जो हम अमाउंट रिसीव करते हैं उससे ही हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू। पढ़ाए थे ना जी? आइए बैठिए।
आराम से बैठिएगा, हिल जाएगा टेबल। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। ऑन कर लीजिए तो क्या फैन लास्ट वाला। शुरू करें? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ कमोडिटी, मतलब जब जब हम कमोडिटी को बेचते हैं और हर एक बेचने पे जो रेवेन्यू आया वो क्या है? वेरी गुड, एवरेज रेवेन्यू। राइट आंसर क्या होगा? एवरेज रेवेन्यू, है ना? हम आपको पढ़ाए भी थे। हर एक यूनिट पर, जैसे एक एग्जांपल लीजिए, मैंने एक यूनिट बेचा, टोटल रेवेन्यू आया 100, तो एक का कितना आया? 100। मैंने 2 यूनिट बेचा, टोटल रेवेन्यू आया मेरे पास 190, तो 2 पर 2 बेचने पे 180 रुपया, सॉरी 190 रुपया आया, तो एक बेचते तो कितना आता? डिवाइड कर देंगे 95। पहले तुम क्लास में मेंटली प्रेजेंट हो, तो हर क्वेश्चन में तुम ऑडिक ऑडिक बोल रहे हो। जाना है, पढ़ने का मन है, पानी उन्हें पियो, तो पहले पानी पीकर मेंटली क्लास में प्रेजेंट हो। तो देख रहे हो, पहला क्वेश्चन से तुम कुछ ना कुछ उल्टा उल्टा बोल रहे हो, लग रहा है कि कुछ सोच रहे हो, ध्यान कहीं और है, दिमाग कहीं और, कहीं जाना है नहीं ना। कंटिन्यू करें, ऊपर मन से पढ़ रहे हो। चलिए, तो रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ कमोडिटी, हर एक यूनिट पर जो रेवेन्यू आता है उससे हम क्या बोलते हैं? एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं, है ना? एग्जांपल, मैंने 3 यूनिट बेचा और मान लो कि एक शॉप है फर्नीचर का, वहां से 3 चेयर बिके और 270 रुपया आया, तो वो आदमी क्या बोलेगा? 3 बेचकर 270 आया, तो एक चेयर पे कितना आया? 90 रुपए, 90 रुपीज, यानी वही क्या है मेरा? एवरेज। एक पर इतना। एवरेज कैसे निकलता है? क्वेश्चन 9 देखिएगा। एवरेज रेवेन्यू कैन बी फाइंड आउट, सिंपल, टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दीजिए क्वांटिटी से। यही फॉर्मूला यूज होता है ना क्या बच्चे? ये फॉर्मूला यूज होता है कि नहीं? एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ऊपर मन से अगर पढ़ना है तो एकदम सीधे घर चले जाना है। पानी वानी पीना है? पानी पी लीजिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, सुनिएगा। कहता विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब देखिए, नकारात्मक क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? आते हैं तो चला जाए, आइए। सबसे पहले कहता है मार्जिनल रेवेन्यू एन, मतलब किसी भी यूनिट पे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना हो तो टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। हमें तो लगता है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है, ओके। दूसरा कहता है कि एम आर टी आर डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। नहीं सर, फॉर्मूला ये होता था चेंज इन टी आर डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी, ये फॉर्मूला करेक्ट था। तो ये तो भैया गलत हो गया, ये फॉर्मूला तो गलत हो गया। फॉर्मूला सी क्या है? सही है ना? चलिए, उसके बाद एम आर, तो ये डी गलती से लिखा गया है, हाँ इसको होना था डेल्टा, ठीक है। हाँ, चेंज इन टी आर बाई चेंज इन क्वांटिटी, सर ये भी सही है। देखा जाए तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही है, तो भैया ऑप्शन ए भी सही, ऑप्शन सी भी सही, ऑप्शन डी भी सही, तो रॉन्ग क्या हो गया? बी। बी गलत है, क्योंकि टी आर डिवाइडेड बाई क्वांटिटी से क्या निकलता है? ए आर निकलता है, एम आर नहीं निकलता है। आगे बढ़े, 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहता विच कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू इज कॉल्ड प्राइस, है ना? किस रेवेन्यू के किस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं? प्राइस।
अभी अगर हम किसी को धरें और कोई चेंज करके टॉपिक बोलते तो पक्का 200% गारंटी है कि हमको आंसर गलत मिलता। जैसे उस समय क्या नाम है उसका, पूर्णिमा, है ना, हम बोले 2 दिन हम ये पढ़ाए थे ना, तो मान गई से। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू जो प्राइस को बताता है वही क्या होता है, एआर, क्योंकि एआर ही क्या बता रहा है सर, प्राइस। आगे बढ़े। अभी देखिए, अभी तक बहुत आसान आसान क्वेश्चन मिल रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कुछ कॉन्सेप्ट के बाद आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, पढ़िए। हाँ, हाँ, फिर से सुनिएगा। प्रोड्यूसर ने कितना यूनिट बेचा, उसने 4 यूनिट बेचा और कितना रुपया आया, 10 रुपया पर यूनिट है, तो कितना आ गया होगा, 40। ठीक है। प्रोड्यूसर जैसे ही 5 यूनिट बेचता है तो कितना पैसा आता है, 8 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गया, 40। कहता है मार्जिनल रेवेन्यू कितना हुआ, 0। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, 0। अब देखिए ब्लंडर क्या हो सकता है एग्जाम में, जल्दी जल्दी में कुछ बच्चा ऐसे निकाल लेगा, 10 माइनस 8, 2। ऑप्शन में 2 दिख रहा है, कॉन्फिडेंस का लेवल कितना हाई हो जाएगा आदमी का, अरे वाह यार आंसर मिल गया। हाँ, अगर पर यूनिट छूटा तो ब्लंडर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 क्लियर हुआ। आपने 4 यूनिट बेचा और एक को बेचकर 10 रुपीज आया, तो कितना आया होगा, 40। जब आप 5 यूनिट बेचते हो तो 8 रुपए आता है, तो मल्टीप्लाई करो, टोटल कितना हो गया, 40। भैया 4 यूनिट बेचे तो भी 40, 5 यूनिट बेचे तो भी 40, मार्जिनल रेवेन्यू 0, कोई चेंज नहीं, 40 माइनस 40 0। क्लियर, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 13 पर आओ। प्राइस इंटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्यू। तो भैया मेरे, जब हम प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अरे बोलो ना, टोटल रेवेन्यू आता है, टीआर। तो टीआर को जब आउटपुट और क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा, और हम एवरेज रेवेन्यू को ही क्या बोलते हैं, प्राइस। तो ऑप्शन 3 भी सही, ऑप्शन 4 भी सही, खोजो डी। तो डी इज द राइट आंसर। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 इजी है तो उसको छोड़ देंगे, नहीं इजी नहीं है यार। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत है। सुन रहे हो जी बच्चे, चलो आओ। शफकत को आने बोले, एक बार भी नाम नहीं लिया, बगल में रहता है, क्यों कॉल करके भी पूछे, गया होगा पसर के सो रहा होगा। चलिए ऑप्शन ए पर आते हैं, चला जाए, आइए रीड कीजिए। डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये स्टेटमेंट गलत है कि सही है, भैया स्टेटमेंट राइट है। डिमांड और सप्लाई जब इंटरसेक्ट करता है यार, तो इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं तय होता है, तो स्टेटमेंट सही हुआ ना। अरे बोलो, चलो बी ऑप्शन पढ़ो, एट इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाई, बात भी सही है, ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, राइट। इक्विलिब्रियम प्राइस, सॉरी, डिमांड और सप्लाई जब इंटरसेक्ट करता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस मिलता है। ऑप्शन सी पर आते हैं, डिमांड फैक्टर प्राइस को ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, नहीं सर ये गलत है। डिमांड फैक्टर और सप्लाई फैक्टर दोनों डिपेंड करते हैं, दोनों प्रभावित करते हैं, तो जो ऑप्शन सी है ना वो इनकरेक्ट है,
ये कहना टोटली गलत है कि सिर्फ डिमांड के कारण प्राइस पे चेंज होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो राइट ऑप्शन, वेरी गुड। आगे बढ़े तो सुनिए, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 इसी डायग्राम से है, तो डायग्राम समझते हैं। डीडी हो गया मेरा डिमांड कर्व, अरे हो गया ना जी, ठीक है। एसएस क्या हो गया, सप्लाई कर्व। दोनों इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पर, पॉइंट ई। ये कौन सा पॉइंट हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। पक्का? क्वेश्चन 15 पढ़ो। इन द फिगर अबव एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट ई, ई पॉइंट पे पूछ रहा है, डिमांड इज मोर देन सप्लाई। सुनते जाना। सी पे, बी में कह रहा है सप्लाई इज मोर देन डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड आर इक्वल। भैया इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, सी। वेरी गुड। इन द अबव फिगर इक्विलिब्रियम पॉइंट कॉमा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस आर, ये कहां पर मिलेंगे? लो, हम 1 मिनट के लिए क्वेश्चन छोटा कर देते हैं ताकि आपको ऑप्शन भी दिखता रहे। लीजिए, एकदम ठंडे दिमाग से खोजिए, है आसान, गलती कर दीजिएगा तो फिर दिक्कत होगी। कैसे भाई? वेरी गुड, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गया, ओक्यू, ओक्यू ये हो गया, और इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया ओपी। इज राइट? पक्का? ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो गया, ए, क्योंकि ई मिला इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिला ओक्यू, और इक्विलिब्रियम प्राइस मिला ओपी। पीओ कहो या ओपी कहो। चलो, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। चलें? एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या कह रहा है, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस इक्वली, जब डिमांड और सप्लाई इक्वली इंक्रीज होगा। याद है आपको, जब डिमांड और सप्लाई कर्व इंक्रीज करता था तो डिमांड भी राइट की तरफ शिफ्ट करता था और सप्लाई भी राइट की तरफ शिफ्ट करता था, और इसका क्या इंपैक्ट पड़ता था? जल्दी से रफ पे डायग्राम बनाकर देखिए, तो रफ कॉपी में तुरंत देखिए आपको आंसर मिलेगा। राइट की तरफ शिफ्ट करा कर देखिए। ये है मेरा डिमांड कर्व और ये है सप्लाई कर्व। एसएस इज अ सप्लाई कर्व एंड डीडी इज अ, भैया हम इसको डिमांड को इंक्रीज किए, किधर शिफ्ट किया, राइट की तरफ। सप्लाई को इंक्रीज किए, किधर शिफ्ट किया, राइट की तरफ। तो एक अच्छे से डायग्राम बनाओ तो देखो आपको आंसर मिलेगा। बनाइए। एक्स्ट्रा पेन है, दे दीजिए, पास कर दीजिए। जल्दी से देखिए, देखिए आपको उस पर क्या इंपैक्ट मिल रहा है। क्या इक्विलिब्रियम प्राइस पे कोई चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है? क्योंकि स्क्रीन पे पूरा स्ट्रेट डायग्राम नहीं बनेगा इस पेन से हमसे, क्योंकि हम बोर्ड पे ही फिर आपको बना पाएंगे। कितना तुम लोग कामचोर हो जी, थोड़ा जल्दी करो यार।
अच्छा पहले ये बताओ, क्या इक्विलिब्रियम प्राइस पे तुमको कोई चेंज दिख रहा है? प्राइस वही है। क्या चेंज हुआ? हमको लगता है शायद क्वांटिटी चेंज हो गया, क्वांटिटी बढ़ गया होगा, है ना? प्राइस सेम है। डायग्राम बना है, देखो ना, डायग्राम बनाए तो क्या दिखा? वेरी गुड, आता है ना? क्वांटिटी चेंज हुआ, तो चेंज में भी क्या हुआ? बढ़ा कि घटा? इंक्रीज किया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा C। चलिए, इफ इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब डिमांड भी बढ़ा और सप्लाई भी बढ़ा, दोनों राइट शिफ्ट किया। समझ कर देखिए, देखिए मान लीजिए अगर हम कोई डायग्राम बनाए, ये मेरा हो गया डिमांड कर और ये हो गया सप्लाई कर। डीडी इज अ डिमांड कर, एनएसएस इज अ सप्लाई कर। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों राइट की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन ज्यादा इंक्रीज क्या हो रहा है? डिमांड। तो चलो हम डिमांड को ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, कोशिश करते हैं कि ठीक से बने, गारंटी नहीं, और सप्लाई को भी इंक्रीज कर देते हैं। देखो तो डिमांड और सप्लाई किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया? इस पॉइंट पर। अब पहले वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था? ये। और नया वाला क्या है? ये। क्या इंपैक्ट दिख रहा है? इंपैक्ट खोजो तो। हमको लगता है इक्विलिब्रियम प्राइस भी चेंज हो, बढ़ गया, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी चेंज कर गया, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? सी। ये डायग्राम वाला कितना टॉपिक पढ़ाए हैं पहले भी? याद है कुछ? नहीं सर, हम लोग तो उड़ा देते हैं सब हवा में। आगे बढ़े, चलिए। दिमाग क्लास में नहीं लग रहा है, नींद आ रहा है, असर की जाएगी रूम पे, पढ़ाई लिखाई सारे भाई सोएंगे। ठीक है ना दिमाग? चले क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन कांस्टेंट ओनली इफ डिमांड एंड सप्लाई। ऐसा क्या चेंज किया जाए, ऐसा क्या चेंज किया जाए डिमांड और सप्लाई में कि इक्विलिब्रियम प्राइस सेम रह जाएगा? अभी थोड़ा देर पहले तुम ये क्वेश्चन बनाए हो, बताओ क्या होगा? वेरी गुड। डिमांड को और सप्लाई को दोनों को इक्वली इंक्रीज कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे कोई चेंज, बस क्या बढ़ेगा? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? वेरी गुड। कोई दिक्कत? ट्वेंटी वन पे आते हैं, क्या कह रहा है? कहता प्राइस विल डिक्रीज, प्राइस घट जाएगा, इफ डिमांड रिमेन सेम। प्राइस डिक्रीज हो जाएगा इफ डिमांड रिमेन सेम। क्या कह रहे हैं? ऐसा क्या करे कि प्राइस घट जाए और डिमांड सेम रह जाए? कुछ नहीं, सिंपल। तीनों ऑप्शन देखो और डायग्राम बनाते चले जाओ। सिर्फ सप्लाई को बढ़ाकर देखो क्या होता है, सिर्फ सप्लाई को घटाकर देखो क्या होता है, तुमको आंसर मिल जाएगा। अब देखो ना, सप्लाई को बढ़ाकर देखो, देखो कि वो मैच करता है कि नहीं, घटाकर देखो मैच करता है कि नहीं। ऑप्शन में जो कह रहा है ना उसको फॉलो करो। हम वेट करते हैं, डायग्राम बनाकर देखो। क्या किए डायग्राम में, क्या चेंज किए? चलो आओ देखो, एकदम बकलोले हो।
चलो देखो देखो, हम बनाकर बताते हैं। क्या बोले? अरे भाई, तो ऑप्शन जो कह रहा है वही ना अप्लाई करके देखेगा। चल ठीक है, देख समझाते हैं। ओहो, देख। ये हो गया मेरा डिमांड और ये हो गया सप्लाई। ये बकलो। चलो देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिमांड सेम रहेगा और प्राइस घट जाए। ऐसा क्या करेंगे कि डिमांड सेम रहे और प्राइस घट जाए? ऑप्शन ए में कह रहा है कि सप्लाई इंक्रीज होगा तब। चलो ना हम सप्लाई इंक्रीज करके देख लेते हैं क्या होता है। सप्लाई इंक्रीज करेगा तो किधर शिफ्ट करेगा? राइट। चलो, डिमांड और सप्लाई कहां मैच इंटरसेक्ट किया? इस पर मैच किया है ना। आइए, इक्विलिब्रियम प्राइस घट गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया डिमांड रिमेन सेम। ये तो ऑप्शन नहीं मिला सर। बी में आइए, सप्लाई डिक्रीजेस। अब आपको याद है किस सिचुएशन में आपका डिमांड कांस्टेंट रहता था? परफेक्ट कंपटीशन याद है आपको? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफिनाइट होता था। ये हो गया मेरा सप्लाई कर, सॉरी ये हो गया डिमांड कर, और ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब देखिए, अब ऐसे सिचुएशन में जब आप सप्लाई को इंक्रीज करेंगे, ओहो, रुकिए रुकिए रुकिए, ये हो गया मेरा सप्लाई कर। अब हमको सप्लाई क्या करना है? इंक्रीज करना है। राइट शिफ्ट कर दिए तो क्या सेम रह गया? प्राइस डिक्रीज कर गया, डिमांड रिमेन सेम। कहा? ये भी मैच नहीं किया, ये भी मैच नहीं किया, क्योंकि बोलता है कि प्राइस घटना है, यहां तो प्राइस सेम हो गया। ये ऑप्शन भी गया। आइए, क्योंकि हम हर चीज याद नहीं कर सकते हैं, तो तुरंत तुरंत डायग्राम बनाकर देख लेंगे। आप एक टॉपिक पढ़े थे जिसमें डिमांड क्या होता है आपका? परफेक्टली इनइलास्टिक। ये डिमांड कर, क्वांटिटी सेम है, डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। और ये हो गया मेरा सप्लाई कर, हो गया ना? नहीं दिख रहा है, लैग कर रहा होगा। चले, अब देखो तो सप्लाई को इंक्रीज कर कर देखते हैं। सप्लाई जैसे इंक्रीज कर दिए, प्राइस क्या हो गया? घट गया ना, और डिमांड क्या रह गया? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? हाँ, सप्लाई इंक्रीजेस, राइट ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन एकदम से टफ लेवल का क्वेश्चन था। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमको नेचर बताया ही नहीं कि किस मार्केट की बात कर रहा है, मोनोपोली मार्केट का। सर वो बता देता तो क्वेश्चन का मिस्ट्री सॉल्व हो जाता, फिर तो आप तुरंत बना लेते। तो डिमांड रिमेन अनचेंज, जिसमें डिमांड सेम होता है, तो आपको सोचना चाहिए ना कि परफेक्टली इलास्टिक में डिमांड में तो चेंज होता ही है ना जी। जब हम क्वेश्चन बनता है तो आप एक बार भी ये बात पूछे कि सर क्वांटिटी में तो चेंज होता है, प्राइस सेम होता है, जबकि क्वेश्चन कह रहा था कि क्या सेम होना चाहिए? डिमांड। तो हमको क्या बनाना चाहिए था? परफेक्टली इनइलास्टिक।
ये सब दिमाग नहीं चलाइएगा तो आपको क्या लगता है फाउंडेशन का क्वेश्चन बनेगा? मजाक है जी। आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आइए। इन शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम प्राइस हायर देन लॉन्ग रन प्राइस, हायर देन मार्केट प्राइस, लोअर देन मार्केट प्राइस या लोअर देन लॉन्ग रन प्राइस? जल्दी बताइए क्या होगा। शॉर्ट रन में जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है वो क्या होता है? लॉन्ग रन से ज्यादा? ऑब्वियसली इन शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम प्राइस इज हायर देन लॉन्ग रन प्राइस। बोलिए हाँ या ना? हायर देन मार्केट प्राइस नहीं सर, ये गलत है। फिर कहता है लोअर देन मार्केट प्राइस, हाँ ये सही है। ओके, तो शॉर्ट पीरियड जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है वो लॉन्ग रन से क्या होता है? ज्यादा होता है। अरे लॉन्ग रन में कीमत घटती है ना जी। क्यों? क्योंकि आपके ज्यादा से ज्यादा रिसर्च होता है, इनोवेशन होता है, प्राइस घटती है। शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम प्राइस हायर होता है ना? कोई दिक्कत? हाँ। क्वेश्चन नंबर 23 को होल्ड पे रखते हैं, ये हम आपको बाद में करवाएंगे। इस क्वेश्चन को होल्ड पे डालते हैं 23 को। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, ये आप आज ही पढ़े हो। ऐसा कौन सा मार्केट है जिसमें प्राइस यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है, कांस्टेंट होता है? पक्का? बिल्कुल सही सर, परफेक्ट कंपटीशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग के लिए क्या करना है अपने को? एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, या मार्जिनल रिवेन्यू एवरेज रिवेन्यू के बराबर होना चाहिए, या मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग का मतलब हो गया प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होता है? जब मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो और मार्जिनल कॉस्ट पॉजिटिव स्लोप हो। पढ़ाए थे ना? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। चलें? हाँ, क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, इसका पार्ट वहां पे होगा। कहता है जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर हो और मार्जिनल रिवेन्यू एवरेज रिवेन्यू के बराबर हो, मीन मतलब इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ फर्म अटेन हो गया है लॉन्ग रन में, या इन शॉर्ट पीरियड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन बी, या इन शॉर्ट पीरियड अंडर परफेक्ट कंपटीशन, या सिंपल अंडर परफेक्ट कंपटीशन? जल्दी बताइए। फिर से सुनिए, देखिए यहां कैसे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। सर मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो, एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो, ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है, हम लोगों को अच्छे से पता है। AR इज इक्वल्स टू MR, MR इज इक्वल्स टू प्राइस, जो प्राइस लाइन है वही डिमांड कर्व है। देखिए शायद आपको याद है कि नहीं, हम आपको परफेक्ट कंपटीशन में ऐसे बताए थे, यही है मेरा डिमांड कर्व, यही है AR कर्व, यही है MR कर्व, बताए थे ना, यही है प्राइस लाइन, यही है डिमांड कर्व। ये तो तय है कि ये परफेक्ट कंपटीशन है, लेकिन लॉन्ग रन में कि शॉर्ट रन में?
सर अगर लॉन्ग रन होता तो वो लिखता ना लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, है ना, लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू, लेकिन क्या उसने लिखा? लॉन्ग रन लिखा है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू नहीं ना लिखा है जी। तो ऑप्शन ए तो गया। ऑप्शन बी भी गया। पूछो क्यों? क्योंकि इम्परफेक्ट में होता नहीं है। अब मेरे पास डाउट है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अगर हम डी लिखते हैं सिर्फ परफेक्ट छोड़ के, तो ये तो लॉन्ग टर्म भी हो गया और शॉर्ट टर्म भी हो गया। यानी हमने तो कुछ क्लियर किया नहीं कि ये लॉन्ग टर्म में होगा कि शॉर्ट टर्म। लेकिन हम अगर ऑप्शन सी उठाते हैं तो सबसे सटीक ऑब्जेक्टिव जाएगा, है ना, शॉर्ट पीरियड। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, क्लियर है? तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी। चलिए, तो ये क्वेश्चन पे डाउट नहीं ना है? 26। चलिए, परफेक्ट कंपटीशन का सिचुएशन, चलिए जल्दी बताइए। सर परफेक्ट कंपटीशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइस जो होता है एवरेज रिवेन्यू के बराबर होता है और मार्जिनल रिवेन्यू के भी बराबर होता है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर तो मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल भी हो जाता है। शायद आपको ये डायग्राम याद हो अगर तब। ये मार्जिनल कॉस्ट, ये प्राइस, ये एआर, ये एमआर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। पक्का? चलिए, सबसे आसान क्वेश्चन 28, बुतरू भी कोई बना देगा। ऑल बट वन आर करेक्ट अबाउट परफेक्ट कंपटीशन। जल्दी। सर लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं, बात सही है। होमोजेनस प्रोडक्ट होता है, ये भी सही है। यूनिफॉर्म प्राइस होता है, ये भी सही है। क्वेश्चन कह रहा है कि सब सही है एक को छोड़कर, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट नहीं होता है दोस्त। ये किस में होता है? मोनोपोलिस्टिक में होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29। थोड़ा कस के पढ़िए, अब हम थक गए हैं। डिमांड इंक्रीज करने से क्या इंपैक्ट पड़ता है? जल्दी से डायग्राम बनाकर देखिए। डिमांड इंक्रीज कीजिए, राइट की तरफ शिफ्ट कर कर देखिए, देखिए इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये हो गया हमारा डिमांड कर्व और ये हो गया सप्लाई कर्व, है ना जी। ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व। क्या शिफ्ट कर इंक्रीज करना है? डिमांड। डिमांड को राइट की तरफ बढ़ा कर देखिए, देखिए आपको क्या दिखेगा। इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया, क्या नहीं बढ़ा? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ रहा है क्या? अच्छा डायग्राम देखिए, मेरा डायग्राम स्ट्रेट नहीं होगा, एक बार बना के देखिए कंफर्म अच्छे से। डायग्राम को ठीक से बनाकर देखिए, दोनों इंक्रीज कर रहा है, कोई एक इंक्रीज कर रहा है। पक्का? ये हो गया डिमांड कर्व, ये हो गया सप्लाई कर्व, ये हो गया मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। स्ट्रेट बन ही नहीं रहा है। चलिए ठीक है, हम डिमांड को किधर शिफ्ट कर देते हैं?
राइट की तरफ। बोथ इंक्रीज। स्ट्रेट डायग्राम बनाए हो? चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? सी, बोथ ए एंड बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, यहां एंड कर देंगे। हाँ, कौन कौन सा इसमें से परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है? हमको तो लगता है सब फीचर ही है जी, क्या नहीं? हाँ, थोड़ी ना लॉन्ग डिस्टेंस पे परफेक्ट कंपटीशन, तो लुकलाइट में प्रोडक्ट को सेल कर लेंगे। लार्ज नंबर ऑफ बायर है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता ही है, फ्री एंट्री, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, तो आज इतना ही रहने दिया जाए। थैंक यू एवरीवन।